tell us what is Manglik? नमस्ते मैत्री, नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ इस चर्चा को लेकर कि मंगलिक या नॉन मंगलिक क्या है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें मंगल के बारे में जानना पड़ेगा, और क्योंकि आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो इससे मुझे ये आइडिया आया कि इस बारे में आज चर्चा की जाए आप सभी लोगों के साथ में। तो आपने नोटिस किया होगा, आमतौर पर बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं वो ऐसे ही बातें बताते हैं कि भाई आप मंगलिक हो, या मंगलिक अगर कोई आदमी नहीं है तो वो किसी मंगलिक से अगर शादी कर लेता है तो कई लोग कहते हैं कि भाई हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, या मतलब इस तरह से ना काफ़ी भ्रम फैला हुआ है। तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लॉजिकली ये समझा पाऊँ कि मंगलिक क्या होता है, होता भी है कुछ या नहीं होता, और मंगल के बारे में आपको डिटेल में बता पाऊँ। तो दोस्तों, इससे पहले कि चर्चा शुरू की जाए, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आप और चाहते हैं जिसके बारे में मैं रिसर्च करके आपके सामने रखूं, और शेयर भी कीजिए जिससे कि दूसरे लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज की चर्चा हमारी मार्स के बारे में है, क्योंकि समाज में, लोगों में, खासकर इंडिया में मंगल को लेकर, मंगलिक होने को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियाँ मौजूद हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, मैं उन पे बोलूँगा, और कभी कभी मैं देखकर बोलता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके सामने रख सकूं, क्योंकि यहाँ पर समय थोड़ा कम होता है। मेरी कोशिश होती है कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें रखी जाए, बजाय पॉलिटिशियंस की तरह कुछ भी बोल देने से मैं कतराता हूँ। तो मैं वही बात रखूँगा जो प्रूवन है, जो कि वैलिड है, जो कि लॉजिकल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मार्स रोमन भाषा का शब्द है। तो मार्स से आगे बना है मार्शल या मार्शियन, और मार्स जो है एक प्लैनेट है, चौथा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और ये फायरी प्लैनेट है। इसका स्वभाव जो है वो फायरी है, अग्रेशन का प्रतीक है, ये रोबस्ट एनर्जी का प्रतीक है, बहुत सारी ऊर्जा अपने आप में लिए हुए है, और आग का कारक माना जाता रहा है और आग का कारक है। तो मार्शल जैसे कि शब्द आपको बताता है कि इसका लिंक जो है वो ऑफेंसिव डिफेंस, या जैसे आप कह सकते हैं ऑफेंसिव युद्ध, लड़ाई और एग्रेशन, सेनापतित्व, एनर्जी, बॉयलर्स, घर के अंदर जहाँ खाना पकता है, भट्ठी और ज्वालामुखी, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान मार्स से लिया जाता रहा है और लिया जाता है। तो सिर्फ रोमन भाषा में ही मार्स का मतलब ये फायरी थिंग से नहीं है, अलग भाषाओं में भी इससे संबंधित शब्द मिलते हैं। जैसे फारसी भाषा है, उसमें मिरिख कहा जाता है, तो मिरिख का मतलब भी आग होता है, आग से रिलेटेड होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो है, जिसे हम हुआंगो सिविलाइजेशन कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस। तो इन्होंने भी एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी काम किया है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ आजकल भारत है, हम लोगों ने किया। तो इनके यहाँ पे भी एक वर्ड है, हुआक्जिंग कहते हैं उसे, वो भी फायर से रिलेटेड है। तो लगभग सभी सभ्यताओं में, सभी सिविलाइजेशंस में मार्स की एसोसिएशन एक फोर्स के तौर पर हुई है, एक एनर्जी के तौर पर हुई है, आग के तौर पर हुई है, एक ऑफेंसिव फोर्स के तौर पर हुई है, डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव। तो खून खराबे के साथ हुई है। तो इसी पर आज की हमारी चर्चा बेस्ड है। तो आपने जैसे सुना होगा कि पुराने टाइम में कहा जाता था कि मंगलवार के दिन आप शेव वगैरह ना करें, या हथियार वगैरह जो हैं उन पे आप धार ना रखें, इस तरह के काम ना करें।
तो उसके पीछे सिंपल लॉजिक यही था, क्योंकि जो मार्स है इसका स्वभाव खून खराबे को लेकर है, ऊर्जा को लेकर है, गुस्से को लेकर है। तो आप ऐसा काम ना करें जिससे आपको कहीं चोट लगे, या मतलब क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे पास में इलाज बहुत कम हुआ करते थे। जो होते भी थे तो वो हमेशा अमीर लोगों के लिए, राजाओं के लिए, इन सब लोगों के लिए तो काफ़ी इलाज वगैरह मौजूद थे, लेकिन आम जनता के लिए इतनी सब सुविधाएं नहीं थी। तो उन्हें अगर छोटी सी, मान लो अगर कहीं कट भी लग जाता था तो सेप्सिस वगैरह ये सब, सेप्टिक होने का डर बना रहता था, जिससे काफ़ी दर्दनाक हालत में वो पहुंच सकते हैं। तो इस वजह से उन्हें बताया गया कि भाई आप ऐसे सब काम ना करें, जो कि आजकल आप कर सकते हैं। आजकल ऐसा, वो उस युग में आप नहीं रह रहे। तो आजकल अगर कोई आदमी कहता है कि भाई मैं ट्यूसडे को शेव नहीं करता, या मैं ड्राइविंग नहीं करूँगा ट्यूसडे को, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा लॉजिकल बात नहीं होगी, क्योंकि आजकल हमारे पास में काफ़ी विकसित प्रकार के इलाज मौजूद हैं, और इन सब चीज़ों से हमें कोई ख़ास डरने की आवश्यकता है नहीं है। तो हमें हमें भी देश काल और परिस्थिति के हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस लाने चाहिए एस्ट्रोलॉजी में, और यही मेरी कोशिश है। क्योंकि मैंने क्या देखा है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बड़ी पुरानी चीज़ें लेकर के और उनके बेसिस पर काफ़ी सारी अनफाउंडेड चीज़ें, अनफाउंडेड बिलीफ्स जो हैं वो भरते रहते हैं, और उसके कारण फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं पोंगा पंडित जो होते हैं तो वैसी बातें आपको न बताकर साइंटिफिक रेफरेंस से जो प्रूवन चीज़ें हैं उन्हें सामने रख सकूं। क्योंकि होता क्या है कि आधे लोग सोच लेते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा, आधे लोग उससे डर जाते हैं ऐसी बातों से, और बाकी आधे लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों का अंध विरोध करने लग पड़ते हैं बिना इसे जाने, और वो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस ख़राब हैं। अंध विरोध भी गलत है और अंधविश्वास भी गलत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मंगलिक उसे कहा जाता है जब मंगल की पोजीशन आपकी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 इन घरों में हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इस तरह से आपकी कुंडली होती है। ये पहला घर है, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पहला घर, चौथा घर, 7वां घर, 8वां घर, 12वां घर। तो यहाँ यदि मंगल की पोजीशन होती है तो हम उसे मंगलिक कहते हैं। इन सभी में से अगर मंगल यहाँ पे हो तो ज़्यादा मंगलिक माना जाता है। अब जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है उन्हें पता होगा, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मंगल जो है वो गुस्सा है। तो एनर्जी जब हमारे पास में होती है तो हम उसका पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो पॉजिटिव यूज़ करने के लिए समझ चाहिए, किसी भी चीज़ का पॉजिटिव यूज़ करने के लिए समझ चाहिए, और नेगेटिव यूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेसिकली ये वैसे ही है जैसे आपके पास में दूध है, तो दूध को ख़राब होने के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना, वो तो बस वहीं रखा रखा ख़राब हो जाएगा एक टाइम के बाद में, तो कुछ भी नहीं करना, वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी कोई चीज़ बना लें उसके ख़राब होने से पहले, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हम उसका खोया निकाल लें, या पनीर बना लें, या दही बना लें, या कुछ और लस्सी बना लें, कुछ कर लें। तो वैसे ही एनर्जी है। एनर्जी को ख़राब होने के लिए, उसका ख़राब तरीके से यूज़ करने के लिए आपको किसी भी जानकारी की जो कहते हैं कि आप मंगलवार का उपवास कीजिए, जिनका मंगल जो है वो इन घरों में बैठा हुआ है, यानी दूसरे शब्दों में जिनका मंगल अग्रेसिव है, तो उनके लिए। तो उसका कारण सिर्फ इतना है, कोई रिलीजियस कारण मुझे नज़र नहीं आता है इसमें।
कारण सिर्फ इतना रहा होगा कि जब आदमी कोई फास्ट करता है तो ऑब्वियसली उसका शुगर लेवल जो है वो नीचे जाता है थोड़ा सा, उस आदमी का एनर्जी लेवल भी थोड़ा नीचे होता है। तो वो क्योंकि मंगलवार है तो वो इस दिन ऐसा माना जाता रहा है, हर 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 दिन को हम एक प्लेनेट से एसोसिएट करते हैं। तो ऐसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, आप स्पेनिश या आप दूसरे लैंग्वेज में जाएं, इटालियन में जाएं तो वहाँ पे भी, इंग्लिश में तो वहाँ पे भी जो वार हैं तो वो प्लैनेट्स के नाम पर ही हैं। जैसे इटालियन में कहा जाता है जर्डाई थर्सडे को, तो जुपिटर डे तो जर्डाई। तो बुधवार है तो वो मर्डाई, मरकरी डे मर्डाई। तो संडे है तो संडाई, ऐसे मून डाई तो इंग्लिश में। तो दोस्तों मैंने नोटिस किया है कि अगर किसी कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 घर में मंगल होता है तो वे चिंतित हो जाते हैं, ज्योतिषियों के पास भागने लगते हैं। और ज्योतिषी क्या करते हैं कि वो डर का फ़ायदा उठाते हैं, तरह तरह की पूजाएं करवाते हैं उनसे, तरह तरह के उपाय बताते हैं, उससे पैसा भी ज़ाया होता है और टाइम भी उनका जो है, समय भी ज़ाया होता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको आज देना चाहूँगा। तो मंगल इन घरों में यदि हो भी, ठीक है, आप दोबारा सुनिए, अगर मंगल इन घरों में हो भी तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में लेना है। और जो मंगलिक दोष है वो कैंसिल भी होता है, ठीक है। तो वो कैसे कैंसिल होता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि वीडियो को मैं शॉर्ट से शॉर्ट रख सकूं। तो मैं आपको जल्दी से पढ़कर बताना चाहूँगा कि यदि मंगल अपनी ही राशि का केंद्र में बैठा हो, मतलब अपनी राशि मतलब पहली या आठवीं, पहली राशि होती है एरीज और आठवीं है स्कॉर्पियो। तो मेष और वृश्चिक हिंदी में कहते हैं उसे। तो मेष और वृश्चिक में यदि मंगल हो और वो केंद्र में हो, केंद्र मतलब इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, तो इस दोष को कैंसल्ड माना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन, अगेन एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है कि यहाँ पे यदि मंगल हो तो वो कैप्रिकॉर्न में ना हो, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में मंगल जो है वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, उच्च का हो जाता है, मतलब एग्जॉल्टेड हो जाता है वहाँ पे ना। तो इस तरह से यदि आप किसी संदेह में हो तो हमेशा अच्छा रहता है कि आप किसी स्पेशलाइज्ड एस्ट्रोलॉजर से आप बैठकर बातचीत करें और उसका समाधान निकालें। जो पार्टनर होगा उसकी डेथ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि किसी भी चीज़ को होने के लिए आप मानिए कि कम से कम 3 जो प्लैनेट हैं वो उस सेम चीज़ के होने की गवाही दें, तब वो चीज़ मानी जाती है मेरे हिसाब से। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर कोई 3 प्लैनेट एक सेम चीज़ को बताएं तो हम उस चीज़ को पक्का मानेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो उसमें बहुत सारी अलग चीज़ें देखने वाली, तो हमें उन पर भी ध्यान देकर और बड़े हमें प्रिसाइजली हमें इस बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना होता है। तो होता क्या है कि जो डेफिनेशन है वो मृत्यु नहीं है, वो है सेपरेशन हो सकता या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब मरने के जैसा भारी कष्ट, तो ये जरूर हो सकता है। तो इसे आप कंफ्यूज मत कीजिए, डरिए मत कि भाई फलाने के 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठा हुआ है तो पता नहीं क्या होगा, दूसरा जो पार्टनर है वो पता नहीं मर तो नहीं जाएगा। तो आप पहले उस चीज़ को समझिए ध्यान से, उसके बाद में आप किसी से चर्चा भी कर सकते हैं और उसके बाद जाकर आपको किसी भी निर्णय पर पहुंचिए। जैसे सपोज करिए यदि शनि जो है वो
चौथे, दूसरे, 8वें और 12वें घर में हो, जैसे शनि मान लीजिए चौथे, दूसरे, 8वें और 12वें में हो, तो मेरे एक्सपीरियंस में ये ज़्यादा खतरनाक होता है मंगल से। तो ऐसा नहीं है कि अकेला मंगल ही आपको आपकी मैरिड लाइफ को जो है वो ख़राब करता है, दूसरी चीज़ें भी हैं, तो उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। कई बार मेरे पास में लोग आते हैं, कहते हैं हमारी कुंडली में तो मंगल बिल्कुल सही बैठा हुआ है, पर मैरिड लाइफ हमारी या हमारी पार्टनर के साथ में बनती नहीं है, 100 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इन लॉज भी परेशान करते हैं। तो वही बात आ जाती है कि भाई ठीक है आपका मंगल सही बैठा है, लेकिन और भी चीज़ें हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो सब कुछ देखकर, उसे अच्छे से जान समझ कर, उसके बाद ही आप किसी प्रेडिक्शन पर पहुंच सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, वो है अगर मार्स की जो डिग्री है वो 0 से 2 डिग्री हो, या 28, 29 या 30 डिग्री हो, मतलब 0 to 2 और 28 to 30 डिग्रीज, तो भी वो जो मंगल है, चाहे मंगलिक योग बना रहा हो, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो खुद की स्ट्रेंथ ही कम हो गई, तो वो भी इट विल बी नियर टू नथिंग एक्चुअली। सो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक और बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि मंगल यदि अस्त हो, तो अस्त होने का मतलब क्या होता है? कंबस्ट होना। कंबस्ट कब होता है? जब कोई भी प्लैनेट सन की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, तो सन से सर्टेन डिग्रीज के भीतर होता है उसका दायरा, तो वो प्लैनेट जो है वो निस्तेज हो जाता है, उसकी पावर्स में इसमें कमी आएगी। तो मंगल के लिए क्या है कि 0 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में अगर हो मंगल सन के पास में, तो वो अस्त माना जाता है। तो अगर मंगल अस्त है जिस समय आदमी का जन्म हुआ है, तो उस केस में भी मंगलिक दोष कैंसल्ड माना जाएगा। एक और भी इसमें एक्सेप्शन है, मंगल यदि जुपिटर के साथ हो, मंगल यदि बृहस्पति के साथ हो, या बृहस्पति की राशि में हो जो कि 9वीं और 12वीं राशि है, तो भी उसके असर में कमी आएगी। खासकर 9वीं राशि में अगर हो, तो मंगल यदि धनु राशि में हो, सजिटेरियस में हो, या जुपिटर से दृष्ट हो, मतलब आस्पेक्टेड बाय जुपिटर हो, किसी तरह से उसके ऊपर छाया पड़ रही हो, या जुपिटर के साथ में हो, तो भी मंगलिक दोष कैंसल्ड माना जाता है। तो ये सब जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी देखने में देखी जाएगी, वो ये है कि 7वें का स्वामी लॉर्ड ऑफ सेवंथ, if that is situated in 7th house itself, then also this मंगलिक दोष will be cancelled। क्यों? उसका क्या रीज़न है? क्योंकि 7वां घर जो है वो आपके स्पाउस का घर भी होता है। तो ये जो 7वां घर है ये आपके स्पाउस का घर भी होता है। तो अगर इसका लॉर्ड इसी घर में बैठा, लेकिन अकेले बैठा हो, किसी और के साथ नहीं, तो भी इस दोष में कमी मानी जाएगी। क्योंकि जो मैरिज का जो स्वामी है वो खुद में बहुत स्ट्रांग है, तो इस वजह से। और इसके अलावा अगर कोई पापी ग्रह लड़की और लड़के, मतलब पार्टनर के लग्न में हो, जैसे सपोज करो लड़की के लग्न में मंगल है, तो मान लीजिए लड़के के लग्न में अगर शनि हो, तो भी वो आपस में कैंसल माने जाएंगे। या मंगल जो है वो मकर राशि में हो, तो भी कैंसल माना जाएगा, लेकिन तुला लग्न में नहीं। ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। तुला लग्न में अगर मंगल कैप्रिकॉर्न में हो, तो वो और भी ज़बरदस्त मंगलिक हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे तुला लग्न होगा तो यहाँ पे नंबर 7 होगा, तो 7, 8, 9, 10, तो 10 मतलब मकर राशि यहाँ पे होगी। मकर के अंदर जो मंगल है वो उच्च का हो जाता है,
तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? कोई भी प्लेनेट अपने से 7वें घर को देखता है, तो यहाँ से 7वां यहाँ पर पड़ेगी दृष्टि उसकी। तो ये जो घर है ये किस किस चीज़ का घर होता है? ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ का घर होता है, आपके फादर का घर होता है, और साथ ही साथ आपकी मदर इन लॉ का भी घर होता है। तो मदर इन लॉ का घर कैसे होता है? क्योंकि ये आपकी स्पाउस का घर है, तो यहाँ से चौथा घर जो है वो स्पाउस की मदर का घर होगा। तो 1 2 3 4, तो अगर मंगल यहाँ बैठा है तो आपके मदर इन लॉ के साथ में रिलेशन आपके ख़राब बनाएगा। तो स्पेशली अगर लड़कियों में ऐसा है तो उनकी अगर मदर इन लॉ के साथ में नहीं बनेगी तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसमें। और दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि भी होती है, तो 1 2 3 4, चौथी जो उसकी दृष्टि है वो स्पाउस के घर पर पड़ेगी। तो स्पाउस के घर पर पड़ेगी तो आपके जो रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ में वो गुस्सा और लड़ाई और फालतू बहसबाजी ये सब चीज़ें होंगी। और मंगल की एक तीसरी दृष्टि भी है जो कि 8वीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर जो है ये आपकी इनकम का सोर्स भी होता है, और आपके आप किस तरह से आप समाज में जाने जाते हैं या समाज में किस तरह के लोगों के साथ आपके आपके रिलेशन होंगे उसका घर भी होता है। तो उसमें क्या नुकसान होगा? उसमें ये होगा कि भाई समाज में जो है आपकी जो छवि है, जो आपकी रेपुटेशन है वो थोड़ा सा एग्रेसिव आदमी की या एग्रेसिव औरत की बनेगी, जिससे आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा थोड़ी स्थिति जो है वो अपमानजनक हो सकती है। तो ये सब परेशानियां आती हैं यदि मंगल कैप्रिकॉर्न में हो और चौथे घर में हो, तो खासकर तब। अब आप इसका कारण भी जानना चाहेंगे कि भाई ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने पहले आपको बताया होगा कि चौथा जो घर है वो आपका 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 घर होता है, मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, जिस जोन में आप रहते हैं, कंफर्ट जोन का घर होता है। तो जब आप घर के अंदर होते हैं तो उसका संज्ञान चौथे घर से लिया जाता है। तो घर के अंदर नेचुरली आप सुख शांति से रहना चाहेंगे, लग्जरी से रहना चाहेंगे, सौहार्द से रहना चाहेंगे, रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट में होने चाहिए आप, तभी रिलैक्स कर सकते हैं ना। तो ऐसे इन्वायरमेंट में अगर मंगल आ जाता है तो मंगल तो एग्रेशन है ना, गुस्सा है। तो आप सोचिए कि एग्रेशन और एंगर अगर घर वाले इन्वायरमेंट में अगर आता है तो वो और ज़्यादा उसे पूरी स्पेस मिल जाती है। उसे तो पूरी स्पेस मिल गई, लेकिन घर के जो बाकी जो मेंबर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये रीज़न है, इस वजह से ऐसा होता है। अब इसका उपाय अगर आप पूछने जाएंगे ज्योतिषियों से तो वो आपको बता देंगे कि भाई ये पूजा करो, वो करो, फलाना करो। तो इसका जो उपाय है मेरे हिसाब से क्या निकलता है कि आपके घर के अंदर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करने का कोई मार्ग निकालिए। आप घर के अंदर ऑफिस बना लीजिए, जो बना सकते हैं। जैसे कई लॉयर होते हैं, तो यदि उनकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है और वो घर से काम कर सकते हैं तो ऑफिस बना लीजिए आप। तो ऑब्वियसली आप इसे सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश कीजिए। जो आपकी एनर्जी है वो आपके काम में अगर लग रही है तो आपके पास में ज़्यादा टाइम नहीं होगा दूसरों के साथ में झगड़ा करने के लिए। तो अगर आपके घर में आपका ऑफिस है, आप घर से काम कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर के साथ फिर इतना फालतू लड़ाई आर्गुमेंट्स वगैरह आपके थोड़े से कम होंगे। दूसरा क्या उपाय है मेरे विचार में कि जब आप जानते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है आपकी या आपके पार्टनर की कुंडली में, तो आप उसे जान लेना ही अपने आप में थोड़ा सा उपाय होता है। जब आप जानते हैं ऐसा है तो उस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर का स्वभाव कैसा है। तो थोड़ा सा शांति रख सकते हैं उन चीज़ों से जिससे दूसरे को एग्रेसिव होने का बहाना मिल सकता है, आप उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें हैं। और एक्सट्रीम केसेस में कुछ उपाय भी हैं, लेकिन उपाय का मतलब ये नहीं है कि जो प्लैनेट है वो उनकी पोजीशन एकदम चेंज हो जाती है। ऐसा कोई भी पंडित या कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम कंट्रोल थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न में हो मंगल और वो 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हो तो वो ज़्यादा मतलब फुल पावर में होता है अपनी। और अगर मंगल की डिग्री जो है वो ऑलरेडी 28 से 30 डिग्री के बीच में हो तो ऑलरेडी मतलब वो उसकी पावर कम हो रही होती है, क्योंकि वो अगली राशि में मूव होने ही वाला होता है। 30 डिग्री की एक राशि होती है तो वो अगली राशि में जाने ही वाला होता है, तो उसके पास में सिर्फ 25% पावर होती है, तो इस वजह से उसे कम पावरफुल माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। कुछ लंबा वीडियो बन गया है, मैं कोशिश करूँगा इसे डिटेक्ट करने की एडिट करके। और जैसा मैंने कहा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आप किस बारे में मुझसे और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और आपको कैसा लगा, और शेयर भी कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शेयर करेंगे तो कुछ ऐसे कपल्स भी होंगे जो कि बड़े असमंजस में होंगे, जो एक दूसरे को प्यार करते होंगे, जो चाहते होंगे कि भी हमारी शादी एक दूसरे से हो, लेकिन वो चिंतित भी होंगे कि भी किसी की कुंडली में मंगल कहीं पे बैठा हुआ है, तो देर सवेर चिंता में इस प्रकार से हैं, तो उन्हें कहीं थोड़ा सा असमंजस भी होगा कि भाई कहीं उनके पेरेंट्स जो हैं वो नामंजूर ना कर दें उनका ये रिश्ता। तो आप शेयर करेंगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी आपको, और उन लोगों को भी एक नए आयाम से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।